Hello everyone, I'm Navneet Chabda. I'll discuss the polity section of Anubhav 2 with all of you. If you have watched the science and technology discussion with me, then you are going to find some of the differences in the structure of the session. Science and technology में mostly students are not very comfortable with the concepts, थोड़ा difficulty होती है समझने में. That is why my focus was to simplify those concepts. But when it comes to polity, most of us think कि polity हमारी strength है. Despite that, we make some mistakes. और फिर हम उसे प्यार से silly mistake कह देते हैं. But most of those mistakes are not actually silly and they can be rectified if you are careful while reading about small minute details. There is an approach. अगर आप अपने short notes बनाएं और जिन भी चीज़ों में confuse होते हैं उसको systematically अगर आप tabulate करते हैं एक जगह पे, then a lot of those mistakes can be avoided. I'll show you a lot of examples in this discussion जहाँ पे हम सारी जो सिमिलर साउंडिंग इन्फॉर्मेशन है, जहाँ यूजुअली हम कंफ्यूज होते हैं, उसे कैसे टैबुलेट कर सकते हैं टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स. तो अब जो स्ट्रक्चर होगा हमारे सेशन का वो ये होगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस दी मेन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन, जो कि हम पूरी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आप ऑब्वियसली हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने एक बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ है. सेकेंडली, उसको समझने के बाद हम ये देखेंगे कि ये सिमिलर साउंडिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे टैबुलेट करना है अपने शॉर्ट नोट्स में. थर्डली, आई विल ऑल्सो एडवाइज यू, कुछ बहुत रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे कि आप उसे खुद से उस तरीके के नोट्स प्रिपेयर करें जिस तरीके से हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे. राइट, सो लेट्स प्रोसीड विद द डिस्कशन. पहला क्वेश्चन बहुत ही ट्रेडिशनल टॉपिक्स है एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस टॉपिक कि इलेक्टोरल कॉलेज की जो कंपोजिशन होती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, हालांकि यहाँ स्पीकर भी एडेड है, दैट वाज द इजीएस्ट पार्ट. ये हम बहुत पढ़ते हैं. बट द ट्रिकी पार्ट इन दिस क्वेश्चन वॉज द फॉर्मेट. थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा लग रहा है लेंदी है, जिसकी वजह से इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग फॉर ऑल ऑफ यू. बट आई विल टेल यू कि ये कैसे विद इन 20 सेकेंड्स क्रैक किया जा सकता था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ 3 मेंबर्स दिए हैं, एक्स वाई जी, और एक्स जो है नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा के और वाई और जी जो है वो इलेक्टेड है. वाई को कह दिया गया है कि डायरेक्टली इलेक्टेड है लोकसभा के और जी को कह दिया गया है कि ये इलेक्टेड इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर है राज्यसभा के. अब देखिए ये इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है. लोकसभा में सारे ही मेंबर इलेक्टेड हैं डायरेक्टली, राज्यसभा में सारे ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है अदर देन ऑब्वियसली द नॉमिनेटेड वन. इसे सिंपली इतना ट्रीट करिए दैट दे आर द इलेक्टेड मेंबर. अब आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज दिए गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड स्पीकर, एंड दे आर आस्किंग कि कौन सा पर्सन किस पोस्ट के लिए वोट देने के लिए एलिजिबल है. आप किस पोजीशन से स्टार्ट करेंगे दैट विल डिटरमाइन कि आपको इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा. अगर आप देखें ये तीनों मेंबर जो आ रहे हैं पार्लियामेंट से आ रहे हैं, राइट. ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है जिसकी इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के सारे मेंबर होते हैं, जो ब्रॉडेस्ट है? वाइस प्रेसिडेंट, राइट. वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप याद रखते हैं कि चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो, ऑफ बोथ द हाउसेस, बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. इसका मतलब XYZ जो भी तीनों दिए गए हैं वो सारे के सारे आपके वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे. आप अगर ऑप्शंस को केयरफुली देखें, देयर इज ओनली वन ऑप्शन व्हिच सेज XYZ फॉर A, राइट. तो अगर आप वाइस प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते, यू कुड हैव क्रैक्ड दिस क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड. लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट से चालू करेंगे या स्पीकर से चालू करेंगे, देन यू विल हैव टू सी थ्रू अदर ऑप्शंस आल्सो. बाय द वे, इस ऑप्शन के बाकी भी पार्ट देख लेते हैं. बी था प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के लिए आप सबको पता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं बोथ हाउसेस के, दे आर एलिजिबल. इसका मतलब वाई और जी एलिजिबल होंगे, राइट. बट नॉमिनेटेड मेंबर एलिजिबल नहीं होते हैं. वाई फॉर सी, वाई तो आपका जो है वो सॉरी सी जो है दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. अब स्पीकर में तो ऑब्वियसली उसी हाउस के मेंबर इन्वॉल्व होंगे, राइट. और उस हाउस का मेंबर जो है दैट इज ओनली वाई. तो वाई फॉर सी. तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था. बट नाउ कम्स दैट पार्ट वेयर आई टोल्ड यू दैट आई विल टॉक अबाउट टैबुलेटिंग दी सिमिलर इंफॉर्मेशंस टुगेदर. देखिए ये जो इलेक्टोरल कॉलेज की कंपोजिशन है, यूजुअली स्टूडेंट्स जो है सीनियर जो एस्पिरेंट्स होते हैं सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले, वो तो कंफ्यूज नहीं होते हैं, बट फर्स्ट अटेम्प्टी को इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होती है. बट अगर मैं कुछ और ऑफिशियल यहां पे अगर लिस्ट डाउन कर दूं, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, फॉर एग्जाम्पल आपका स्पीकर के साथ इफ आई इंक्लूड डिप्टी स्पीकर या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इट माइट बी कि आप एग्जाम के प्रेशर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाए इसमें. सो इट्स बेटर कि हम इसको एक जगह पे टैबुलेट कर लें.
तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के मेंबर्स और जो बाकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं हाउसेस के, मतलब स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, राज्यसभा के केस में आपके डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, राइट। तो इसमें ये सब कैटेगरी पॉसिबल है कि आपके इलेक्टेड मेंबर्स हो गए दोनों हाउसेस के। सेकंड कैटेगरी पॉसिबल इज नॉमिनेटेड मेंबर। थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो क्या पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो स्टेट की, क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। एक एक करके देखते जाते हैं। प्रेसिडेंट के केस में ऑल ऑफ यू नो कि इलेक्टेड मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे ही दोनों हाउस के। फिर आपको ये पता है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है, एक्सट्रीमली सॉरी यहां पे टेबल में एक प्रॉब्लम है, इसे ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड मेंबर्स विल नॉट पार्टिसिपेट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे? यस। लेजिस्लेटिव काउंसिल के करेंगे? नहीं, राइट। वाइस प्रेसिडेंट के केस में देखिए, वाइस प्रेसिडेंट के केस में दोनों ही हाउसेस के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट। बट व्हाट अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट? स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इसका लॉजिक क्या है बाय द वे? देखिए, इन केस ऑफ पॉलिटी obviously the questions that they are going to ask are factual, but a lot of those facts have a logic behind them. अगर आप लॉजिक भी साथ साथ हमेशा रिकॉल करते रहेंगे, it becomes also easier to remember those facts. प्रेसिडेंट के केस में हम स्टेट का रिप्रेजेंटेशन क्यों दे रहे हैं? बिकॉज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट, सो वी वॉन्ट द हेड ऑफ द स्टेट शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट these federal units, these states, so we also want to have their participation, right? But वाइस प्रेसिडेंट के केस में अगर आप देखें तो वाइस प्रेसिडेंट की अपने आप में कोई ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत दी नहीं गई है। द ओनली ड्यूटी दैट वाइस प्रेसिडेंट हैज इज टू एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में वी फील कि इन दिस केस टू सिंप्लीफाई द इलेक्शन वी कैन एक्सक्लूड द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स। तो इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट में हमने स्टेट्स नहीं रखे, राइट? अच्छा, अब अगर हम राज्यसभा के मेंबर्स में आए तो ऑब्वियसली राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, दैट इज ऑब्वियस। बट व्हाट अबाउट स्टेट्स का पार्टिसिपेशन? यहां पे आई हैव सीन दैट सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड। सो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए जो इलेक्टेड मेंबर हैं आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दे विल पार्टिसिपेट, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल दे विल नॉट पार्टिसिपेट। लॉजिक क्या है? देखिए, राज्यसभा खुद ही एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, आप इनडायरेक्टली इलेक्ट करवाना चाह रहे हो। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के सारे मेंबर खुद ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो जाके फिर आपको इलेक्ट करें राज्यसभा को, राइट? सो लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टिसिपेशन होता है बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द हाउसेस? सो इन दिस केस आपका जो स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं, ये बिकॉज हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं तो सिर्फ उस हाउस के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, राइट? अच्छा, एक और आपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का केस पढ़ा होगा विच इज पैनल ऑफ चेयरपर्सन। लोकसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं, राज्यसभा में पैनल ऑफ चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं। इन्हें कौन इलेक्ट करता है? सो दे आर नॉट इलेक्टेड, राइट? दे आर नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर आपका लोकसभा की आप बात कर रहे हैं तो स्पीकर नॉमिनेट करेंगे उनको, और अगर आप राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे, राइट? सो अगर आपका ये टेबल आपके सामने है एंड इफ यू कीप ऑन रिवाइजिंग इट, चांसेस आर वेरी लेस कि आप एग्जाम में जाके फिर कंफ्यूज होंगे, राइट? अब ये तो इलेक्शन का हो गया टेबल। नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव अ सिमिलर टेबल फॉर रिमूवल ऑफ ऑल दीज ऑफिसेस, राइट? रिमूवल में आपको पता है कि कंपोजिशन अलग होती है, सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड डू ऑन योर ओन। चलिए, ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिस्पेक्ट टू ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ एमपी। ये एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है, ट्रेडिशनली हम देखते हैं इसके बारे में हम बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है। देन व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन? ये क्यों पूछा गया? अगर आप ध्यान दें तो दिस ईयर देयर वर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू ओथ्स टेकन बाय द एमपीज। बहुत तरह तरह की ओथ ली गई थी, जय पैलेस्टीन, जय हिंदू राष्ट्र, जय भीम, जय संविधान, लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओथ्स वर टेकन, जिसमें से कुछ बहुत पॉलिटिसाइज्ड हुई थी। आफ्टर दैट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा फॉर्म्ड अ कमिटी टू लुक इनटू दिस थिंग कि क्या मेंबर्स कितना मॉडिफाई कर सकते हैं, एक रूल्स लिस्ट डाउन करने के लिए कि ओथ
सेरेमनी के दौरान पे ओथ कितनी मॉडिफाई की जा सकती है, कितनी नहीं की जा सकती, राइट। सो इसके बाद ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में ओथ से रिलेटेड आर्टिकल्स आए थे। देयर इज अनदर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। यूपीएससी ने अपने सीएपीएफ और सीडीएस के एग्जाम में, इनफैक्ट जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में भी ओथ वाले प्रोविजन पे थोड़े से डिटेल क्वेश्चन पूछ रखे हैं अभी फिलहाल लास्ट 2-3 साल में। सो चांसेस आर वेरी हाई कि यूपीएससी कैन डू द सेम थिंग विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज, राइट। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं। बाय द वे, आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेशन है कि इस क्वेश्चन का आंसर आई ट्राइड टू सी द डेटा कि कितने स्टूडेंट का सही हुआ है, गलत हुआ है। ऑलमोस्ट वॉट एवर आई चेक्ड 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स गॉट इट रॉन्ग, क्योंकि ये इंट्यूशन के अगेंस्ट है। इसमें पहला स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ यू माइट थिंक ये करेक्ट है, बट पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज समथिंग विच मोस्ट ऑफ यू विल थिंक कि यहां एक्सप्लिसिटली लिखा है तो ये गलत है, बट ये सही है। तो आंसर इज बी, 2 ओनली। बात करते हैं क्या गड़बड़ है पहले स्टेटमेंट में, बट थोड़ा सा एमपीएस की ओथ का बेसिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। First of all, Article 19 of the Constitution says that every MP of either of the two houses shall take an oath before President or any other person appointed by the President. तो practically क्या होता है, President oath administer करते हैं pro tem speaker को, then pro tem speaker administers the oath to other MPs, right? अब Article 19 एक और बात कहता है that the format of the oath that MPs has to take that is given in the schedule 3 of the constitution. So schedule 3 of the constitution talks about the oaths of certain number of offices, जिसकी हम बात करेंगे कौन कौन से ऑफिस है, उसमें एमपी का भी एक ऑफिस मेंशन्ड है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट ने जब स्टेटमेंट 1 देखा तो उनकी आदत ये है, उन्हें लगा कि ये पूछा जा रहा है क्या एमपी की ओथ 3rd शेड्यूल में है, विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल घिसा-पिटा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप मल्टीपल बार टेस्ट सीरीज में देखते हैं। बट दैट वॉज नॉट द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप देखें 3rd शेड्यूल लैंग्वेज में भी पीछे रखा गया है। इसका जो मेन एम्फेसिस है दैट इज दिस कि ये किसके नाम पे स्वेयर कर रहे हैं। सो एक्चुअली दे डू नॉट स्वेयर इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे हैव 2 ऑप्शंस। दिस इज द ओथ दैट एमपीज टेक। सो दे हैव 2 ऑप्शंस। दे कैन ईदर स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, एंड इफ दे आर अथीस्ट देन दे कैन सोलेमनली अफर्म। इनफैक्ट अगर आप शेड्यूल 3 की हेडिंग देखेंगे, ओथ एंड अफर्मेशन, इन दोनों वर्ड में फर्क क्या होता है? ओथ इज जनरली यूज्ड व्हेन यू आर स्वेयरिंग इन द नेम ऑफ सम ऑलमाइटी गॉड, राइट? बट अगर आप विदाउट गॉड को प्रोवोक किए, को इन्वोक किए, अगर ओथ लेना, अगर आप स्वेयर करना चाहते हैं, देन इट इज नॉट जनरली कॉल्ड ओथ, द टर्म यूज्ड इज अफर्मेशन, राइट? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अब ये छोटी सी बात क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ डिबेट विद रिस्पेक्ट टू दिस इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी इसके बारे में आया हुआ था। अगर आप ऑब्जर्व करें तो अभी, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग दी 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट से रिलेटेड, राइट? सो व्हाट वाज द डिबेट? सो इनिशियली जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था, सो ही डिडंट मेंशन द नेम ऑफ द गॉड, उन्होंने सिर्फ सोलेमनली अफर्म रखा था। बट देयर वर लॉट ऑफ रिलीजियस पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर एग्जांपल केटी शाह का जो रिजर्वेशन था, दैट इज टॉक्ड अबाउट अ लॉट। सो ही सेड दैट आवर कंट्री इज गोइंग टू एंटर into its new journey, so we cannot have a constitution which does not seek the blessing of the God Almighty. तो MPs को ओथ का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर वो गॉड के नाम पे ओथ लेना चाहते हैं तो हो। तो फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस ओथ को चेंज किया था और दोनों ऑप्शन रखे थे, राइट? इनफैक्ट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑल्सो। जब ये ओरिजिनल ड्राफ्ट था तो पहले सोलेमनली अफर्म ऊपर लिखा हुआ था और गॉड का नाम नीचे था। तो देयर वर सर्टेन मेंबर्स हु ऑब्जेक्टेड टू दिस थिंग कि गॉड का नाम नीचे नहीं आ सकता है, तो फिर गॉड के नाम को ऊपर रखा गया था एंड देन अथीस्ट वाला ऑप्शन नीचे रखा गया था। एनीवेज दैट्स अ ट्रिविया। ऑब्वियसली एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस थिंग यू शुड नो दैट दे डू नॉट टेक ओथ इन द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड विच ऑल्सो स्लाइटली मेक्स सेंस, क्योंकि आपकी जो ओथ है दैट इज टू शो एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाई इट, टू फॉलो इट। तो आप जिस चीज को फॉलो करने की ओथ ले रहे हो, आप उसके नाम पे ओथ लो, दैट डज नॉट मेक मच सेंस, राइट?
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 के साथ ये थी। अच्छा, अब ओथ के बारे में और क्या पता होना चाहिए आपको? एमपीज के केस में देयर इज आर्टिकल 101 व्हिच सेज दैट इफ एनी एमपी टेक्स पार्ट इन any day in any proceeding of the house without subscribing to the oath given in the schedule 3, then they have to bear a penalty of rupees 500 per day. ये अमाउंट भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एक्सप्लिसिटली आर्टिकल 104 में। In fact, this is the only penalty which is explicitly given in the Constitution of India, right? तो स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है। अब देखिए, ये तो बेसिक बात हो गई जो आपको आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, बट देयर इज अनदर डायमेंशन विच आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड एंड नो, दैट इज कंटेंट ऑफ द ओथ ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑब्वियसली कभी जरूरत नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, बट द कीवर्ड्स आई विल टेल यू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मेन पार्ट ऑफ द ओथ ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। सबसे पहले अगर आप ये टेबल देखें तो इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर जो सबसे लास्ट में दिया गया है, इनकी ओथ शेड्यूल 3 में नहीं है। दैट इज गिवन इन द मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स में। बट बाकी जो भी आपको ऑफिसेज ऊपर टेबल में दिख रहे हैं, उनकी ओथ शेड्यूल 3 में लिखी गई है। तो एक बहुत ट्रेडिशनल सवाल ये बनाया जाता है कि शेड्यूल 3 में कौन कौन सी ओथ है, तो उसका भी आंसर आपको यही टेबल पे दिख रहा है। एनीवेज, बात करते हैं कि सबसे पहले जो एमपीज की ओथ है या एमएलए की ओथ है या फिर कैंडिडेट who wants to contest election for parliament or a candidate who wants to contest election for legislative assembly, इन सब की ओथ का कंटेंट एक ही है। ये दो तरीके की ओथ लेते हैं प्राइमरली। फर्स्ट, that they will show allegiance to the constitution, it means they will follow the constitution, they will abide by it, and second, that they will uphold the sovereignty and integrity of India। ठीक, दूसरी टाइप की ओथ आती है मिनिस्टर्स की, चाहे वो मिनिस्टर्स हो यूनियन के या फिर मिनिस्टर्स हो स्टेट के। अब ये एलिजियंस की ओथ तो लेते ही हैं, अपहोल्ड करने की, अपहोल्डिंग दी सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी की भी ओथ लेते हैं, बट एक एक्स्ट्रा ओथ ऐड हो जाती है विच इज ओथ ऑफ सीक्रेसी, दैट दे विल नॉट रिवील द इंफॉर्मेशन दैट दे रिसीव एक्सेप्ट व्हेन देयर ड्यूटी डिमांड्स टू डू सो, राइट? तो ये ओथ ऑफ सीक्रेसी ये लेते हैं। अब इसके बाद एक दूसरी कैटेगरी की जो ओथ आती है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट जज और सीएजी की ओथ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, शेड्यूल 3 में सुप्रीम कोर्ट की ओथ के जज की ओथ और सीएजी की ओथ हैज बीन गिवन टुगेदर, राइट? दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ सीएजी कि उनकी ओथ एग्जैक्टली सेम है एज लाइक अ एससी जज। अब इनकी ओथ में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है? तो अलीजियंस वाला पार्ट है, सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी वाला पार्ट है, बट एक एक्स्ट्रा कीवर्ड ऐड हो जाता है, दैट इज अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अपहोल्डिंग मीन्स दैट इट विल प्रोटेक्ट इट, प्रोटेक्ट एग्जैक्ट वर्ड जो है वो प्रेसिडेंट और गवर्नर में है, बट the essence is same, right? That it will also uphold, it will not just show allegiance but also uphold the constitution. Now comes that part where I said I'll tell you what is the importance to know the what is the importance of knowing the content of the oath. UPSC ne I think 4 to 5 years back they asked one very simple question, which of the following offices is the custodian of the constitution of India? अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी था और उसमें प्रेसिडेंट भी था, राइट? ये बहुत डिबेटेबल था बिकॉज प्रेसिडेंट भी प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की ओथ लेते हैं, बट अपहोल्डिंग जो वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज ओनली फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यूपीएससी का जो फाइनल आंसर आया दैट वाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द ओनली रैशनल इज द कंटेंट ऑफ दिस ओथ। ठीक, हालांकि आप डिबेट कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में भी वही बात है, बट स्टिल ऑफिशियल जो थी वो ये थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाईकोर्ट जज की ओथ अलग लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट जज से, बट कंटेंट सेम है। लास्टली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, ये भी अलीजियंस की ओथ नहीं लेते हैं, दे ओनली टेक द ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज, राइट? तो ये भी एक सेपरेट सिंगल वन लाइनर स्टेटमेंट की तरह आ सकता है आपके एग्जाम में, बिकॉज देयर ओथ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए, अच्छा बाय द वे, आप जब भी ये ऑफिसेस की ओथ पढ़ें ऑलवेज रिमेंबर कि उनको एडमिनिस्टर कौन करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक इंटरेस्टिंग अप्लाइड क्वेश्चन था। ये आर्टिकल 14 के इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड दे हैव गिवन सर्टेन केसेस की प्रैक्टिकल सिचुएशन दी गई है एंड दे आर आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका आंसर
पहले देख लेते हैं फिर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आंसर बेसिकली पहला स्टेटमेंट इसका गलत है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, डिटेल बात करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, 3 ओनली इसका आंसर है। चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ऑल्दो अज्यूमिंग आपने पढ़ा है डिटेल में और आपको आता है, बट फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, देयर आर 2 कॉनोटेशंस ऑफ इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्टली इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सेकेंड इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। निगेटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब लॉ के सामने देयर इज नो वन हु इज स्पेशल, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, राइट? सो ऑर्डिनरी लॉ विल अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इक्वली। बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव कॉन्सेप्ट है जिसे हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। पॉजिटिव क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज स्टेट टू हैव सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दोज that section of the society which is at a disadvantageous position, right? अगर कोई हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है स्टेट को कि उन्हें कोई स्पेशल प्रोविजन दिया जा सके उनके प्रोटेक्शन के लिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। अब देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कुछ कॉनोटेशंस हैं, कुछ इन्फरेंसेस हैं। फर्स्टली इट सेज दैट लॉ शुड ट्रीट इक्वली ओनली दोज हु आर सिचुएटेड इक्वली, सो ओनली द लाइक्स शुड बी ट्रीटेड अलाइक। अगर आप अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे देन इट एक्चुअली अमाउंट्स टू इनइक्वालिटी। मतलब अगर मान लीजिए कोई हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे और आप कह दें कि इसे और जो रिलेटिवली प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है दोनों को इक्वली ट्रीट करेंगे, देन यू आर एक्चुअली डूइंग इनजस्टिस, इनइक्वालिटी टू दिस हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजियस सेक्शन ऑफ द पीपल, राइट? सो इट सेज that state should have a reasonable classification of the people and then it should treat only the equals equally. जो unequals हैं उनको unequally treat किया जा सकता है for their protection. This is what is the meaning of equal protection of law. अब इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि a policy that reserves a certain percentage of government jobs exclusively for individuals from specific religious community. देखिए ये अनइक्वल तो ट्रीट कर रहा है बट रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रिलीजन की पर्सन को आप कुछ स्पेशल प्रोविजन देना चाहते हैं, बट रिलीजन, सोली रिलीजन कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो इसमें प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन की है एंड दैट इज व्हाई इट इज इनकरेक्ट। Second statement says a regulation imposing uniform licensing requirement on business regardless of their size or nature of operation. मान लीजिए एक तरफ MSMEs हैं, दूसरी तरफ big corporates हैं. They are situated obviously unequally, right? And this criteria of dividing the companies that is also reasonable because आप उनकी scale of operation पे इनकी different problems हैं, इनकी significance different है economy के लिए, right? और इसके बावजूद आप इसे इक्वली ट्रीट कर रहे हो, यूनिफॉर्म लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रख रहे हो, देन इट मींस यू आर ट्रीटिंग अनइक्वल्स इक्वली, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू इनइक्वालिटी। तो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का केस नहीं है ये भी, राइट? थर्ड केस क्या कहता है? थर्ड केस सेज अ पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स एडिशनल एजुकेशनल स्कॉलरशिप एक्सक्लूसिवली टू स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस बैकग्राउंड। ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। इनफैक्ट हमारा ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो इसी पे डिपेंड कर रहा है, राइट? कि अगर कोई इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजियस सेक्शन से आ रहा है, यू कैन मेक अ एक्सक्लूसिव प्रोविजन फॉर देम बिकॉज दे आर सिचुएटेड अनइक्वली एंड दैट टू विथ अ वेरी वैलिड क्लासिफिकेशन, सो यू कैन ट्रीट देम डिफरेंटली, यू कैन गिव देम एक्सक्लूसिव प्रोविजंस, राइट? तो ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को ऑब्वियसली डिनोट करता है। चलिए ये क्वेश्चन भी और होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये है एनआरआईज और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के डिफरेंसेस के बारे में। अगेन अ चैप्टर विच इज यूजुअली इग्नोर्ड। अगर मैं आपसे बात करूं कि सिटीजनशिप के कितने क्वेश्चन आए हैं लास्ट 15 ईयर्स में, हार्डली 1 or 2, एंड दैट टू नॉट डायरेक्टली फ्रॉम सिटीजनशिप। वो क्वेश्चन आधार से आया था और उस ईयर में आया था जब आधार बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था, राइट? बट फिर ये क्वेश्चन हमने क्यों अनुभव में रखा? तो इसका लॉजिक ये था
that this year there were a lot of controversies with respect to OCI citizens. One of the example is कि USA के कुछ OCI card holders से they started spreading one rumor, or they heard this rumor that government of India is imposing severe restrictions on OCI to the extent that they will now be treated like any other foreign nationals. फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई ऐसा कुछ भी रूल्स में चेंज नहीं हुआ है, दे स्टिल हैव देयर सेम ओन राइट्स, राइट. फिर जब ऑब्वियसली कोई कंट्रोवर्सी आती है तो हमारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनमें सारे एक्सप्लेन सेक्शंस आ जाते हैं, एंड दैट ऑब्वियसली क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूपीएससी क्वेश्चन. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा गया है. एंड ऑल्सो रिमेंबर, प्रवासी भारतीय दिवस जो हर 2 ईयर्स में सेलिब्रेट किया जाता है, इस ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है. क्वेश्चन देखते हैं. पहला स्टेटमेंट कहता है एनआरआईज होल्ड इंडियन सिटीजनशिप बट ओसीआईज डू नॉट. सही बात है. सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है एनआरआईज आर एलिजिबल टू वोट इन इलेक्शंस बट ओसीआईज आर नॉट. बिल्कुल ठीक है. थर्ड कह रहा है एनआरआईज कैन परचेज रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी इन इंडिया बट ओसीआईज कैन नॉट. ये गलत है. इनफैक्ट बोथ ऑफ देम कैन परचेज. डिटेल में बात करेंगे इसकी क्या है, बट आंसर हो गया आपका 1 and 2 ओनली. फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरआईज क्या है? तो NRIs are simply citizens of India. They are perfectly Indian citizens. The only thing is that they are ordinarily resident outside India. वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, राइट. अब ये ordinary resident किसको कहा जाता है कि ये इंडिया का ordinary resident नहीं है तो they become NRI. देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ साल पहले बहुत आसान होती थी कि अगर कोई भी सिटीजन जो है इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा है प्रीवियस ईयर में, वी यूज्ड टू कॉल कि वो इंडिया के रेसिडेंट है, और अगर इससे कम रहा है तो वो एनआरआईज हो जाते थे. बट आफ्टर 2022 इसमें काफी सारे प्रोविजंस ऐड कर दिए गए हैं, एंड आई डू नॉट थिंक दैट यू शुड रिमेंबर द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, राइट. वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है. बट एनीवेज कॉन्सेप्ट ये है. नाउ बिकॉज दे आर इंडियन सिटीजन्स, इट मीन्स दे विल हैव ऑल द राइट्स दैट सिटीजन्स हैव एक्सेप्ट फॉर सर्टेन केसेस where government of India specifically notifies कि आप ये नहीं कर सकते हो. Otherwise in general they have all the rights that citizens have. एक केस जहां पे NRIs को differently ट्रीट किया जाता है, जहां पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है that they do not have the right same as that of citizen. NRIs एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी को परचेस नहीं कर सकते हैं विदाउट, एग्रीकल्चर लैंड को परचेस नहीं कर सकते हैं विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ आरबीआई. इनहेरिट कर सकते हैं, दे कैन इनहेरिट इट फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स बट दे कैन नॉट परचेस इट विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई. एनीवेज ये एक केस है, बट इन जनरल एनआरआईज हैव ऑल द राइट्स. अब इन स्टेटमेंट में आने से पहले ओसीआई का बेसिक देख लेते हैं, फिर बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए दैट ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, दे आर नॉट सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स. They are having the citizenship of some other country, but they have some connection with India, and that is why we want to give them certain other benefits. We do not want to treat them like other foreign nationals. So 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लाई कि कुछ certain foreign nationals हैं, if they fulfill certain eligibilities, we will allow them to register themselves as overseas citizen of India, और उनको कुछ बेनिफिट्स देंगे. ये क्या है एलिजिबिलिटी? अगेन आई डो नॉट थिंक कि आपको डिटेल एग्जॉस्टिव क्राइटेरिया पता होना चाहिए, बिकॉज अभी तक यूपीएससी ने सिटीजनशिप का क्राइटेरिया नहीं पूछा है, तो ओसीआई का क्राइटेरिया पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है. बट स्टिल जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल, ऑल्दो यहाँ डिटेल लिस्ट है, बट जस्ट टू गिव यू सम एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ फॉरेन नेशनल हु वाज सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, और एनी टाइम आफ्टर दैट, बट बाद में जाके किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, दीज पर्सन्स आर एलिजिबल टू रजिस्टर देमसेल्व्स एज ओसीआई. अच्छा, भले सिटीजन नहीं भी थे 26 जनवरी या कभी बाद में, बट इवन इफ दे आर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन, दे वर एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950, इवन देन दे कैन रजिस्टर एज ओसीआई. या फिर कुछ और केस देखते हैं. इन पर्सन्स के जो चिल्ड्रन है, ग्रैंड चिल्ड्रन है, राइट, या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है, ऑल ऑफ देम ऑल्सो आर एलिजिबल, राइट. या फिर एक स्पाउस ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो स्पाउस जो है वो फॉरेन नेशनल है, बट इफ दिस स्पाउस इफ दिस पर्सन इज स्पाउस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया और ओसीआई, दे आर ऑल्सो एलिजिबल,
राइट या फिर मान लीजिए ये किसी एक ऐसी टेरिटरी को बिलोंग करते थे जो 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया का पार्ट बन गई, देन दे आर ऑल्सो एलिजिबल, राइट। तो इनका कुछ कनेक्शन है एंड दैट इज वाई दे आर रजिस्टर्ड एज OCI एंड दे आर गिवन सर्टेन एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस अदर देन दी नॉर्मल फॉरेन नेशनल्स, राइट। बट है तो इनके पास सिटीजनशिप बाहर की ही कंट्री की है। अब देखिए आपका ये जो पहला और सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज वेरी बेसिक। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता है कि OCI आर नॉट सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स नहीं है, तो भी ये क्वेश्चन के दो स्टेटमेंट तो वहीं क्रैक हो जा रहे थे। पहला स्टेटमेंट NRIs के पास सिटीजनशिप है इंडिया की, बिल्कुल सही बात है, OCI के पास नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट उसी का इन्फरेंस तो है, अगर NRI सिटीजन है ऑब्वियसली दे विल बी एलिजिबल टू वोट, द ओनली थिंग इज दे हैव टू कम टू इंडिया एंड फिजिकली वोट, उनको पोस्टल बैलेट का सिस्टम नहीं दिया गया। व्हाट अबाउट OCIs? OCI सिटीजन नहीं है तो वोट कैसे करेंगे, राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट समथिंग कि जो आप स्टैंडर्ड डायरेक्टली बुक्स में से याद रख सको, ऑल्दो बुक में लिखा होता है, बट इट इज मोर ऑफ कॉमन सेंस अवेयरनेस जो आप न्यूज में देखते हो। न्यूज में बहुत बार ये बातें आती रहती है कि इंडियन डायस्पोरा कौन सी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, बहुत फ्रीक्वेंटली दिख जाती हैं ये बातें। तो OCI और NRI दोनों को ही राइट दिया गया है दैट दे कैन परचेस रेसिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड के केस में NRIs दे कैन, बट आफ्टर टेकिंग द परमिशन ऑफ RBI, इन जनरल दे कैन नॉट, राइट, एंड OCIs दे कैन नॉट, ठीक। अच्छा, OCIs के बेनिफिट दूसरे देख लेते हैं थोड़ा सा, ये एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए आपको। सो OCIs का सबसे पहला बेनिफिट ये होता है दैट दे हैव अ लाइफ लॉन्ग वीजा, मल्टीपल एंट्री वीजा। इन जनरल वीजा को रिन्यू करना पड़ता है टाइम टू टाइम, राइट, बट दे हैव अ लाइफ लॉन्ग वीजा एंड दे कैन विजिट इंडिया फॉर एनी पर्पस। जनरली फॉरेन नेशनल के केस में पर्पस डिफाइंड होता है वीजा में, बट दे कैन विजिट इंडिया फॉर एनी पर्पस एक्सेप्ट फॉर रिसर्च। आप देखेंगे ये भी एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है, बहुत सी कंट्रीज रिसर्च पर्पस के लिए ज्यादा रेस्ट्रिक्शन रखती है, राइट। फिर क्या बेनिफिट होता है OCIs को? तो OCIs का एक और बेनिफिट ये होता है दैट इन जनरल फॉरेनर्स if they want to stay for more than 180 days they have to register themselves with this office, foreigners registration officer। इनके रीजनल ऑफिसेज भी होते हैं, तो उसको फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर कह दिया जाता है, तो उनके साथ रजिस्टर करना होता है। बट OCIs do not have to register themselves no matter how long their stay is। तीसरा, इनको NRIs के साथ पैरिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इन द एजुकेशनल फील्ड, फाइनेंशियल फील्ड एंड इकोनॉमिक फील्ड। इसी वजह से आपने जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का देखा था दैट बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल फॉर दैट। बट ये बात याद रखिएगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में OCIs को राइट नहीं है, क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो इक्वालिटी है दैट इज फॉर सिटीजन, आर्टिकल 16, राइट, और वो इनको एलिजिबल नहीं होगी OCI को। एनीवेज, इसके अलावा भी इनको कुछ छोटे मोटे मैटर्स में पैरिटी होती है NRIs के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये इंडिया में कोई एडॉप्शन करना चाहें, या फिर जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं उसमें फी अगर आप देखेंगे तो फॉरेनर्स की फीस हमेशा ज्यादा होती है, राइट, बट OCI की जो कैटेगरी की फी होगी वो NRIs के बराबर होगी, दूसरे फॉरेन नेशनल के बराबर नहीं होगी, राइट। सो ये कुछ स्मॉलर बेनिफिट्स भी आते हैं OCI के साथ में। एनीवेज, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों पूछा गया है? बिकॉज अगेन वी आर सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ राजभाषा। आवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, he gave lot of interviews regarding this, that now the time has come for India to have Hindi as only official language of the Union of India. I'm saying official language, national language की controversy कोई नहीं करेगा, right? Official language. Now इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट पहले हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। So first statement says that it is the duty of Union to promote and develop Hindi language so that it may serve as a medium of expression for all elements of the composite culture of India. ये सही है। Second statement says that it is the duty of the Union to enrich Hindi language by assimilating forms and expressions used in Hindustani language. ये भी सही है। Third कहता है President shall constitute a commission on official language to recommend measures for promoting Hindi and restricting English as official language of India. I know that a lot of you
have marked this statement incorrect because of restricting English. तो आपको ये लगा कि हिंदी को प्रमोट तो करना चाहिए बट इंग्लिश को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना चाहिए, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो इसके ऑल 3 आंसर है. चलिए एक एक करके बात करते हैं प्रोविजंस क्या है हिंदी को लेके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 351 कहता है दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया. तो हमारी इंडिया में जितनी भी डाइवर्स कल्चर है उनकी अपनी डिफरेंट लैंग्वेज है, बट एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. ये ध्यान रखिएगा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द नेशनल लैंग्वेज. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2 ही टाइप की लैंग्वेज की बात करता है, एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, एंड सेकंड इज शेड्यूल 8 लैंग्वेज. राइट, नेशनल लैंग्वेज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है बिकॉज ऑफ आर डाइवर्सिटी. बट एज अ मिडिल ग्राउंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट एटलीस्ट यूनियन शुड हैव द ड्यूटी टू प्रमोट हिंदी as a medium of common expression for this composite culture of the country. But to be able to achieve this thing, Hindi should be enriched. हिंदी में थोड़े दूसरे लैंग्वेज के एक्सप्रेशंस, वर्ड्स, वोकैबुलरी यूज करने पड़ेंगे ताकि हिंदी मोर एक्सेप्टेबल हो एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. राइट, सो दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज इन दिस आर्टिकल दैट इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इनरिच हिंदी लैंग्वेज. अब ये इनरिचमेंट 2 फॉर्म्स में, अगर इसके फॉर्म और एक्सप्रेशंस को इनरिच करना है देन यूज हिंदुस्तानी लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज मेंशन्ड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब हिंदुस्तानी क्या लैंग्वेज होती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ कहता है? नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तानी लैंग्वेज की कोई कॉमन डेफिनेशन है भी नहीं, सो विल नॉट गो अबाउट दैट, बट हिंदुस्तानी लैंग्वेज इन जनरल यहां पे लिखा गया है. सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट vocabulary of other language should also be assimilated in the Hindi, and while doing so first priority should be given to the vocabulary of the Sanskrit and then other language. So अगर आप article 351 की exact language देखेंगे, so this is what is written and most of you might not have noticed this thing, right? तो ये वहां लिखा गया. अच्छा, और क्या आपको हिंदी के बारे में पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में? That Hindi is one of the 2 official languages of Union of India. तो कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन ऑफ इंडिया की 2 ही ऑफिशियल लैंग्वेज कहता है. फर्स्ट इज हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट. सेकेंड इज कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट फॉर द नेक्स्ट 15 years यूनियन कैन ऑल्सो यूज इंग्लिश एज इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज. बट अगर पार्लियामेंट चाहे तो इंग्लिश का यूज बियॉन्ड 15 years भी एक्सटेंड कर सकता है, एंड पार्लियामेंट ने वही किया. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया एंड दैट सेड that Union of India will continue to use both Hindi and English as official language of the Union. Official language का मतलब क्या होता है? Basically Government of India के जितने भी transactions होंगे they will happen in these 2 languages, right? और कोई डेडलाइन नहीं दी गई है हिंदी इंग्लिश के यूज के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात कहते हैं कि प्रेसिडेंट shall constitute after the 5 years of the commencement of the constitution. commencement of the constitution के 5 साल बाद president has to constitute one commission on official language. इस कमीशन में ये जो शेड्यूल 8 की जो 22 लैंग्वेजेस हैं इन सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा. इस कमीशन का काम क्या होगा? इस कमीशन का काम होगा टू रिकमेंड द प्रेसिडेंट हाउ टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी एज वेल एज हाउ टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ये दोनों ही ड्यूटी इनको दी गई है, राइट? इस कमीशन के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेज दैट देयर शैल बी अ पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. एक पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई जाएगी जिसके 30 मेंबर्स होंगे, 20 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा, राइट? इस कमिटी का क्या काम होगा? सो इट हैज द ड्यूटी टू स्टडी द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज. इसे स्टडी करेगी एंड देन इट विल सबमिट अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट विल सबमिट दिस रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, राइट? तो ये पार्लियामेंट्री कमिटी भी वहां पे मेंशन की गई है. बाय द वे, अगर आप ने ये नोटिस नहीं किया है कि शेड्यूल 8 लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या यूज है, अ लॉट ऑफ यू हैव लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट दिस कि शेड्यूल 8 का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, बेनिफिट क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 ही बातें लिखी गई है शेड्यूल 8 लैंग्वेज के लिए. एक तो ये दैट देयर रिप्रेजेंटेटिव विल गेट अ रिप्रेजेंटेशन इन दिस कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, और उसका पर्पस क्या है? हिंदी को प्रमोट करना एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड टू रेस्ट्रिक्ट इंग्लिश. सेकेंडली, शेड्यूल 8 के बारे में ये लिखा गया है दैट जब हिंदी का एनरिचमेंट किया जाएगा तो शेड्यूल 8 लैंग्वेज के फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशन यूज किए जाएंगे. दीज आर द ओनली 2 प्रोविजंस
which are written for Schedule 8 language in the Constitution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. एक seemingly simple question, but still many of you have like got confused between option A and D. तो क्वेश्चन कहता है which of the following statements best describes the consequence of a law being added to the 9th schedule of the Constitution of India. कॉन्टेक्स्ट क्या है इस क्वेश्चन का? देखिए इन अनुभव यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द थीम्स आर डिराइव्ड, थीम्स ऑफ द क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम टू थिंग्स. या तो करंट अफेयर्स में उसका कोई मेजर कुछ इवेंट हुआ होगा, सेकेंडली या तो यूपीएससी का वो ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है यूपीएससी के पीवाईक्यू से या फिर सीएपीएफ और सीडीएस से, राइट. सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव अ लॉजिक कि ये क्यों पूछा गया है. सो 9th शेड्यूल के बारे में अभी बिहार का जो रिजर्वेशन रिजेक्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद देयर वर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स की उस रिजर्वेशन पॉलिसी को 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर देना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी इंक्लूडेड है, राइट. तो फिर से 9th शेड्यूल डिस्कशन में था. अब 9th शेड्यूल का पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर बात करते हैं डिटेल इसकी. इसका एक्चुअली आंसर है आपका डी, द लॉ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग. अगर आप 9th शेड्यूल में कोई लॉ डाल देते हैं तो द लॉ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर वायलेटिंग सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. चलिए थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं 9th शेड्यूल है क्या और ये आंसर क्यों सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 9th शेड्यूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. इट वॉज इंक्लूडेड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. द पर्पस वॉज टू सेव सर्टेन लॉज विच वर मेंट फॉर लैंड रिफॉर्म्स, to save them, to provide them immunity against certain fundamental rights. तो आर्टिकल 31B ऐड किया गया और साथ में 9th शेड्यूल लाया गया. अब आर्टिकल 31B क्या कहता है? आर्टिकल 31B says that any law that is put under the 9th schedule, it gets an immunity from being challenged on the ground of violating any fundamental right. तो अगर 9th शेड्यूल में आपने कोई लॉ ऐड कर दिया, it cannot be challenged, it cannot be declared void on the grounds of violating any of the fundamental right. It's a very blanket immunity. अब इसमें प्रॉब्लम आई IR कोहेलो केस में, which was in the year of 2007. Supreme Court said that no law can have such blanket immunity of violating all the fundamental rights, because some of the fundamental rights are part of the basic structure of the Constitution. And after Keswanand Bharti judgment, no law can violate, no constitutional amendment can also violate the basic structure. So in IR Coelho case, Supreme Court said that if any law has been kept under the 9th schedule after 24th April 1973, ये डेट कौन सी है? केशवानंद भारती जजमेंट की. अगर इस डेट के बाद से कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में रखा जाता है, then yes, it can violate some of the fundamental rights, but it cannot violate the basic structure of the Constitution, right? For example, Article 14 जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, 15 बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, 19, 21 दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो आप बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हैं. तो करंट सिचुएशन क्या हुई कि आप कुछ फंडामेंटल राइट वायलेट कर सकते हैं विच आर नॉट टिल नाउ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, बट जो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है उसे वायलेट नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज द करंट इंटरप्रिटेशन, द करंट स्टेटस ऑफ आर्टिकल 31B, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डिलिमिटेशन, राइट. डिलिमिटेशन से 2024 में भी एक क्वेश्चन आया, बहुत बेसिक, अनएक्सपेक्टेड. उम्मीद नहीं थी यूपीएससी से इतना फैक्चुअल सवाल पूछने की, बट मोर डीपर क्वेश्चन कैन बी आज इवन दिस ईयर, बिकॉज डिलिमिटेशन इज ऑल ओवर द न्यूज, राइट. बहुत सारी डेवलपमेंट चल रही है. तो इसका पहले आंसर देखते हैं. The first statement says that Parliament is empowered to enact laws determining the number of seats in the Lok Sabha as well as State Legislative Assembly. सही है. The number of seats in the Lok Sabha is currently fixed on the basis of 1970 census, 71 census. बिल्कुल सही है. The number of seats in the state legislative assemblies is currently fixed on the basis of 2001 census. गलत है. ये भी 1971 के सेंसस पे ही अभी तक है. इसका आपका आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली. अब यहां पे भी हम उन इंफॉर्मेशन की बात करेंगे जहां स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं, बट सबसे पहले स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं. स्टेटमेंट 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आर्टिकल 327 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट पार्लियामेंट हैज द पावर टू पास लॉ
for any electoral matter, any means any electoral matter including the delimitation for election to both houses of the parliament as well as to state legislative assemblies. तो कोई भी इलेक्टोरल मैटर हो, चाहे पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड हो या स्टेट से रिलेटेड, पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू पास लॉ. In fact, the Article 328 says that state legislature can also pass any law related to its electoral matters of the for the election to legislative assembly, but only if no such law has been passed by parliament. तो अगर कोई void exist कर रहा है किसी इलेक्टोरल मैटर पे, पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है, तब स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है फॉर इट्स स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ही है. अब बात कर लेते हैं डिलिमिटेशन के ईयर्स से रिलेटेड जो डिस्कशन होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन में डिलिमिटेशन की बात कहां है? तो आर्टिकल 82 में पार्लियामेंट के डिलिमिटेशन की बात है और आर्टिकल 170 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के डिलिमिटेशन की बात है. डिलिमिटेशन का मतलब टू डिसाइड द नंबर ऑफ द सीट्स इन द हाउस एज वेल एज टू डिसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट. अब आर्टिकल 82 कहता है दैट आफ्टर एवरी सेंसस द पार्लियामेंट shall pass a law to readjust the total number of the seats in the Lok Sabha which will be allocated to different states as well as the boundaries, territorial boundaries of these constituencies. तो किसी स्टेट को जो लोकसभा में सीट एलोकेट होंगी, कितनी नंबर ऑफ सीट एलोकेट होंगी, इसके साथ साथ इन लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को हर सेंसस के बाद रीएडजस्ट करना है. सिमिलर प्रोविजन आर्टिकल 170 में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए लिखा गया है, राइट. अब बात आती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 की. दिस वाज द टाइम वेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोकसिंग अ लॉट ऑन फैमिली प्लानिंग. अब इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि ये जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू स्टेट है इसको फ्रीज कर दिया जाए टिल 2000 ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस. इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक इज टू मोटिवेट द स्टेट्स टू फॉलो फैमिली प्लानिंग. कैसे? क्योंकि अगर कोई स्टेट्स बेटर फैमिली प्लानिंग मेजर्स फॉलो कर रहे हैं और उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है तो उनको तो डिलिमिटेशन के बाद लॉस हो जाएगा बिकॉज देयर नंबर ऑफ सीट्स विल डिक्रीज, राइट. सो टू मोटिवेट देम टू कंटिन्यू देयर एफर्ट्स इन फैमिली प्लानिंग फ्रीज कर दिया गया. कब तक? 2000 तक. किस सेंसस के बेसिस पे? 1971 के सेंसस पे. फिर आता है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001. इट एक्सटेंडेड दिस फ्रीज. इसने कहा कि 2026 के बाद जब पहला सेंसस होगा तब तक ये सीट्स फ्रीज रहेंगी. और किस सेंसस के बेसिस पे? 1971 के बेसिस पे. बट 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में. इट सेज कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है, चाहे वो लोकसभा पार्लियामेंट की हो जो स्टेट्स को एलोकेटेड है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव की असेंबली की हो, बोथ ऑफ देम विल रिमेन फिक्स्ड टिल 2026 एंड दे विल बी बेस्ड ऑन 1971 सेंसस. बट जो इनर बाउंड्रीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी की उसको हम 2001 के सेंसस पे रीएडजस्ट करने वाले हैं, राइट. ये क्यों डिसीजन लिया गया? बिकॉज आप सोचिए जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड है, अगर डिलिमिटेशन हम 2001 सेंसस से करते और ये बोलते कि अब जो स्टेट को सीट एलोकेटेड होंगी वो 2001 सेंसस से होंगी, ऑब्वियसली देयर विल बी मोर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फ्रॉम द साइड ऑफ दोज स्टेट्स व्हिच हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन. लेकिन अगर हम इनर एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें तो पॉलिटिकल टसल कम है, राइट. पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है. तो हमने ये किया कि जो बाउंड्रीज हैं उसको तो 2001 सेंसस पे डिपेंड करवा दिया, बट द नंबर ऑफ द सीट्स which will be allocated to the states that will still remain fixed as per 1971 census. ठीक. Again, I assume आपको इस तरीके से टैबलेट करके रखना चाहिए अपने लिए ताकि आप भूले नहीं. टोटल नंबर ऑफ जो लोकसभा सीट्स है एलोकेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स वो 1971 के सेंसस पे बेस्ड है. टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ये भी 1971 के सेंसस पे बेस्ड है. बाय द वे, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट बढ़ाने घटाने से क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हो सकती है? बिकॉज दिस विल डिसाइड देयर रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, राइट. सो अगेन इट्स अ वेरी पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल डिसीजन अगर ये भी चेंज कर दिया जाता तो. बट जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, चाहे वो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, बोथ ऑफ देम आर फिक्स्ड ऑन 2001 सेंसस. एक और चीज है जो 2001 सेंसस पे डिपेंडेंट है, दैट इज the number of seats, the seats that will be reserved for ST and SC, right. तो क्योंकि ये भी स्टेट के अंदर ही रीएडजस्टमेंट हो रहा है,
राइट, इसमें भी स्टेट की ओवरऑल सीट चेंज नहीं होगी, तो इसको भी 2001 सेंसस पे फिक्स कर दिया गया। अच्छा, सबकी जो फिक्स करने की डेडलाइन है वो सेम है, दे हैव बीन फ्रोजन टिल दी फर्स्ट सेंसस दैट विल टेक प्लेस आफ्टर 2026। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाईकोर्ट जज के इंपीचमेंट के बारे में है, कुछ उसके प्रोसीजर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है। अब ये जो हाईकोर्ट जज का न्यूज है ये क्यों था? सो दिस वाज इन द न्यूज बिकॉज ऑफ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी बाय अपोजिशन, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट इट वाज इन न्यूज। अब इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ एचसी जज इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सही है, ये तो आई एम अज्यूमिंग सबको पता होगा। सेकंड स्टेटमेंट, इट माइट बी कि सम ऑफ यू गॉट कंफ्यूज्ड। सेकंड स्टेटमेंट सेज अ नोटिस ऑफ मोशन फॉर रिमूवल ऑफ एचसी जज मस्ट बी साइंड बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस। ये गलत है, ये प्रेसिडेंट के लिए होता है। जो हाईकोर्ट जज के लिए होता है वो 100 मेंबर्स फॉर इन लोकसभा और 50 मेंबर्स इन राज्यसभा। डिटेल में बात करेंगे, बट ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस में रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन फॉर रिमूवल इवन इफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हैव साइंड द नोटिस। बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट इसका भी एक प्रैक्टिकल रिलेवेंस है जो हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज मैंडेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट एन इन्वेस्टिगेशन कमिटी वंस द मोशन फॉर रिमूवल हैज बीन अप्रूव्ड बाय द हाउस विद स्पेशल मेजॉरिटी। गलत है। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिव कमिटी पहले बैठती है, फिर हाउस उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे वोट करता है, राइट? सो इट्स नॉट वाइस वर्सा। ये पहले इन्वेस्टिगेटिव कमिटी बैठेगी, तो ये गलत है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट आंसर हो गया 1 and 3 ओनली, सी। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में प्रोविजन से रिलेटेड। सबसे पहले हाईकोर्ट जज हो या सुप्रीम कोर्ट जज हो, द प्रोसीजर एंड द प्रोविजंस आर सेम। सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ओनली टॉक्स अबाउट 3 थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, द ग्राउंड ऑफ रिमूवल ऑफ हाईकोर्ट जज एंड सुप्रीम कोर्ट जज। क्या ग्राउंड है? प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी और इनकैपेसिटी, राइट? सेकेंडली ये कहता है कि द रिमूवल विल बी बाय द प्रेसिडेंट by the order of a president after the parliament has recommended the president to do so। तो अगर पार्लियामेंट ने ये रिकमेंड किया थ्रू अ मोशन टू प्रेसिडेंट, देन प्रेसिडेंट विल पास एन ऑर्डर फॉर द रिमूवल, राइट? और पार्लियामेंट, थर्ड थिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट इज दिस, दैट पार्लियामेंट शैल पास दिस मोशन विथ अ स्पेशल मेजॉरिटी। कौन सी स्पेशल मेजॉरिटी? सेम विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 368, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 of the members of the 2/3 of the present and voting members, right? अब सिर्फ इतना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट फॉर द डिटेल्ड प्रोसीजर पार्लियामेंट कैन पास अ लॉ। पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ पास किया? सो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया जजेस इंक्वायरी एक्ट, राइट, 1968। बाकी डिटेल प्रोसीजर जो लिखी गई है वो वहां लिखी गई है। दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी कि डिटेल प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दैट्स ट्रू। अब आप यहां पे देख रहे होंगे, आपको 2 फ्लो चार्ट बने हुए दिख रहे हैं। This is the removal process for High Court judge or HC judge, and this is for the removal of president. Again, why I have written them together? This is also something you should do, क्योंकि कुछ provisions ऐसे हैं जो similar हैं और कुछ provision काफी different है, right? तो यहाँ पे chances are very high कि आप actual exam में confuse करें. So that is also something that you should write at one place. पहले बात करते हैं High Court judge और Supreme Court judge की। तो सबसे पहला तो step ये है कि जो भी एमपीज ये मोशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज, उनका नंबर मिनिमम होना चाहिए। इन केस ऑफ लोकसभा 100 मेंबर्स, इन केस ऑफ राज्यसभा 50 मेंबर्स। सो दे हैव टू साइन अ मोशन एंड देन गिव इट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज द अथॉरिटी दैट ही मे रिफ्यूज इट और एडमिट इट, राइट? अब इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? देयर हैव बीन मेनी केसेस वेयर the presiding officer has not even admitted the motion और वो मोशन डिफीट हो जाता है, राइट? इनफैक्ट अभी भी जो आया है चांसेस आर वेरी हाई दैट स्पीकर विल नॉट एडमिट इट, राइट? तो इसका भी एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है। अब स्पीकर ने अगर एडमिट कर दिया, आफ्टर दैट स्पीकर हैज टू फॉर्म एन इन्वेस्टिगेटिव कमिटी। अब इन्वेस्टिगेटिव कमिटी की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है?
इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर्स होते हैं, एक या तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज, सेकंड किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एंड द थर्ड थिंग इज some special jurist which have expertise in that case, right? अब अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों ही मेंबर जो आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द जुडिशरी. दैट इज अगेन वन ऑफ द क्रिटिसिज्म कि इंडिया में अकेला एक इंडिया ऐसा कंट्री है जहां जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं और जजेस ही जजेस को रिमूव करते हैं. अब आप यहां पे एक और चीज देखिए, इन्वेस्टिगेटिव कमिटी जब ये प्रूव कर देगी कि ये जो ग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, they are true, only then parliament can vote on that motion. इसका मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर तो है रिमूव करने की, बट इट कैन ओनली वोट when a committee which is headed by judiciary they recommend that this judge is guilty, right? तो अब ये रिकमेंड करेंगे, फिर हाउस वोट करेगा. हाउस का जो मोशन है वो किस मेजॉरिटी से पास होना चाहिए? तो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, राइट? अगर ये हाउस पास कर देता है फिर ये एड्रेस जाता है प्रेसिडेंट के पास एंड देन प्रेसिडेंट पासेस एन ऑर्डर दैट दिस जज शैल बी रिमूव्ड. अगर आप इस प्रोसेस को प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट से कंपेयर करें तो कहां डिफरेंस आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिमूवल मोशन है दैट शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, चाहे वो किसी भी हाउस में कर रहे हैं उसके 1/4 मेंबर से. अब जब ये मोशन एडमिट हो जाता है, इन दैट केस आपका जो हाउस है जिस मेजॉरिटी से पास करेगा दैट इज मोर सीवियर मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जिस भी हाउस में एडमिट किया गया. अब एक हाउस में अगर ये पास हो गया, आफ्टर दैट इट विल गो टू द सेकंड हाउस और हाउस ही इन्वेस्टिगेट करेगा. तो सेकंड डिफरेंस इज यहां इन्वेस्टिगेटिव कमिटी नहीं है, हियर द सेकंड हाउस इज इन्वेस्टिगेटिंग, राइट? और अगर सेकंड हाउस ने इन्वेस्टिगेट किया एंड इट फाउंड्स द चार्ज ट्रू, देन इट विल अगेन वोट सेम मेजॉरिटी से, 2/3 ऑफ द टोटल मेजॉरिटी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस. सेकंड हाउस ने भी अगर पास कर दिया देन द प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड. ठीक, तो ये डिफरेंसेस हैं आपके प्रेसिडेंट और इसमें. इन्वेस्टिगेटिव कमिटी नहीं है, हाउस ही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, दूसरा हाउस. सेकंड, मेजॉरिटी जो चाहिए मोशन को पास होने के लिए दैट इज मोर सीवियर. थर्डली, जो मोशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सिग्नेचर चाहिए दैट इज ऑल्सो मोर सीवियर, 1/4. चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिख थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है बट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. तो क्वेश्चन कहता है, अ सिटीजन ऑफ इंडिया इंटेंड्स टू पब्लिश अ रिसर्च पेपर क्रिटिकली एनालाइजिंग दी गवर्नमेंट पॉलिसीज. अब अगर कोई सिटीजन पब्लिश करना चाहता है पेपर जिसमें गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करे तो ऑब्वियसली ही हैज द राइट अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. So it says that while exercising the fundamental right to freedom of speech and expression, which of the following fundamental duties the citizen must observe to comply with the constitutional requirements on the right? कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, सिंपली मतलब ये है कि भाई आपके पास नीचे कुछ फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, इनमें से कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है विच ऑल्सो सर्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन गिवन अंडर आर्टिकल 19. तो ये ड्यूटी तो है ही, साथ साथ ये आर्टिकल 19 में दिया गया एक रेस्ट्रिक्शन भी है इस फ्रीडम ऑफ स्पीच में. इस क्वेश्चन का सिंपली मतलब ये है. अब अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर है आपका पहला, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस, सही है. टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ह्यूमैनिज्म एंड रिफॉर्म, गलत है. ये फंडामेंटल ड्यूटी तो है बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन. थर्ड, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी सही है. 1 and 3. एक्चुअली अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जाएंगे तो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस गिवन. कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन है? तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, राइट? फिर आपका इसके बाद रेस्ट्रिक्शन है सेकंड, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट. थर्ड रेस्ट्रिक्शन है फ्रेंडली रिलेशन विथ अ फॉरेन स्टेट. फिर आपका फिर एक रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर. फिर है डिसेंसी और मोरालिटी, राइट? फिर आपका एक रेस्ट्रिक्शन है डिफेमेशन.
फिर एक रेस्ट्रिक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर एक रेस्ट्रिक्शन है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। टोटल ये 8 रेस्ट्रिक्शन है, राइट। अब इस 8 रेस्ट्रिक्शन में से अगर आप ध्यान दें तो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आपका ये थर्ड हो गया और ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है। फिर एक रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको कहा पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर के नाम पे भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर आप ये फर्स्ट वाला देखें, इट इज एक्चुअली हर्टिंग दी पब्लिक ऑर्डर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस। तो अगर वो आर्टिकल इस पब्लिक ऐसा कुछ लिखता है विच कैन इंसाइट पीपल टू हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी, देन इट गोज अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शन गिवन अंडर द आर्टिकल 19, राइट। तो इस वजह से आपका फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो जाता है। बाय द वे आपको ये रेस्ट्रिक्शन याद रखना चाहिए, नहीं याद रख पाते हैं, इन दैट केस यू शुड हैव द ओवरऑल आइडिया। अगर आप ओवरऑल आइडिया भी रखते तब आपको ये पता था कि ये जो सेकंड है टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ये तो रेस्ट्रिक्शन हो ही नहीं सकता अंडर आर्टिकल 19, ये फंडामेंटल ड्यूटी जरूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का क्या कॉन्टेक्स्ट है? इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है अभी प्रीएम्बल में 2 वर्ड सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए थे, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, राइट। सोशलिज्म पे आपने देखा होगा अनुभव 1 में एक क्वेश्चन आया था। सेक्युलरिज्म वाले पे, सेक्युलरिज्म इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, राइट। तो उससे रिलेटेड क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया। पहला स्टेटमेंट सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी फाइनेंशियल एड और ग्रांट्स बाय द स्टेट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन बाय रिलीजियस बॉडी। अगर आपको सही दिख भी रहा है तो ये सही है नहीं, गलत है। सेकंड स्टेटमेंट सेज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस wholly maintained out of the state fund, सही है। थर्ड स्टेटमेंट सेज स्टेट कैन नॉट यूज द प्रोसीड ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी रिलीजियस एक्टिविटी, ये गलत है। ओनली वन। थर्ड स्टेटमेंट आई नो आप सबको बहुत कंफ्यूज किया है, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। बाय द वे ये तीनों स्टेटमेंट ना वर्बैटिम आपको, पहला तो गलत है, बाकी डायरेक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज को सीधा उठाया गया है या थोड़ा सा ट्वीक किया गया है जिसकी वजह से ये गलत हो गया। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 क्लियरली सेज दैट व्हाइल ग्रांटिंग फंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट वेदर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज मैनेज्ड बाय अ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस minority. So even if that institute is being managed by a religious or linguistic minority, state shall not discriminate against them while giving grants, right? तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसा कोई प्रोहिबिशन नहीं है, they can give. सेकेंड स्टेटमेंट ये कहता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं दिए जा सकते हैं विच इज मेंटेन्ड होली आउट ऑफ द स्टेट फंड। ये आर्टिकल 28 में दिए गए हैं। तो आर्टिकल 28 में एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कुछ कैटेगराइज किया गया है। ये भी अगेन यू शुड हैव इट इन वन टेबल। कैटेगरी क्या क्या है? तो एन इंस्टीट्यूट कैन बी मेंटेन्ड होली आउट ऑफ स्टेट फंड। क्या इसमें आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो? नहीं। What about it's a private institute but gets the aid from the state, gets some funding from the state? In that case, yes, you can give, but you cannot force someone, you cannot force any student to attend those religious instruction. What about third category, where private institute is simply recognized by the state, it's not receiving any fund? Even then, it's same. रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो बट कंपल्शन नहीं कर सकते हो, राइट? अच्छा, बाय द वे ये जो पहला क्लॉज है इसका एक एक्सेप्शन है। अगर कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट इट हैज बीन फॉर्म्ड अंडर अ ट्रस्ट एंड दैट ट्रस्ट सेज दैट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मस्ट बी परमिटेड, तब ये एप्लीकेबल नहीं है, तब आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक? एनीवेज, अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे जो आपको कंफ्यूज किया होगा शायद। आर्टिकल 27 सबने पढ़ा है। आर्टिकल 27 की लैंग्वेज कहती है दैट नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू गिव टैक्स द प्रोसीड्स ऑफ विच विल बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आर्टिकल 27 ये कहता है कि यू कैन नॉट यूज द प्रोसीड्स ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। दिस पर्टिकुलर इज द कीवर्ड।
ऐसा नहीं है कि आप प्रोसीड्स ऑफ टैक्स को रिलीजियस एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन नॉट यूज इट टू प्रमोट वन रिलीजन एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो आप किसी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकते हो, बट इन जनरल इफ यू वांट टू यूज इट फॉर रिलीजियस एक्टिविटी बाय ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, देन देयर इज नो प्रोहिबिशन, राइट। इनफैक्ट इट्स वेरी कॉमन, आप न्यूज में बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटी देखते हैं जहां पे स्टेट का फंड यूज होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स फॉर चेंजिंग द नेम्स ऑफ स्टेट एंड सिटी इन इंडिया। अब इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है? इसका कॉन्टेक्स्ट है दो। एक तो आप देख रहे होंगे केरला इज ट्राइंग टू चेंज इट्स नेम केरलम फॉर आई थिंक फॉर क्वाइट सम फ्यू ईयर्स, इस साल भी न्यूज में था। सेकेंडली सिटी के नेम चेंज की बातें तो बहुत सारा न्यूज में आप सुन ही रहे हैं, आती रहती है, राइट। तो दोनों कॉन्सेप्ट को यहां पे मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल टू चेंज अ स्टेट्स नेम इन द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट मस्ट रिफर इट टू द स्टेट्स लेजिस्लेचर फॉर इट्स ओपिनियन। ये सही है। सेकेंड कहता है स्टेट लेजिस्लेचर कैन चेंज द नेम ऑफ अ सिटी विदाउट कंसल्टिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपको ऑब्वियसली समझ आ जाना चाहिए कि गलत है। इसका आंसर 1 है। क्यों समझ आ जाना चाहिए? देखो सिटी का नाम चेंज होता है, बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर भी है। स्टेशन का नाम चेंज होगा, रेलवे स्टेशन का, राइट। पोस्टल एड्रेसेस चेंज करने पड़ेंगे, राइट। तो सेकंड इंट्यूशन के भी अगेंस्ट जाता है। एनीवेज डिटेल में बात करते हैं। पहले स्टेट का नाम कैसे चेंज होता है? सो इट इज गवर्न्ड बाय आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 सेज दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट। डज इट नीड द कंकरेंस ऑफ द स्टेट? नहीं, स्टेट की सिर्फ ओपिनियन लेनी है, दैट्स इट। अब ये जो बिल इंट्रोड्यूस होगा, ये बिल पास होना है सिंपल मेजॉरिटी से, कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है। सेकेंडली देयर आर 2 प्री कंडीशंस टू इंट्रोड्यूस दिस बिल। जो पार्लियामेंट बिल इंट्रोड्यूस करेगा नाम चेंज करने के लिए या फॉर दैट मैटर स्टेट को नया स्टेट बनाने के लिए, देयर आर 2 प्री कंडीशंस। फर्स्टली इट शुड हैव द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंडली President before recommending the bill to the parliament, President has to send that bill to state legislature first. State legislature की opinion मांगी जाएगी and after that only President can introduce this bill into the parliament. अब ये जो state legislature की opinion है that is not binding. तो ये procedure है state का नाम change करने की। What about changing the name of the city? फर्स्ट ऑफ ऑल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है। स्टेट एक्चुअली हैज द पावर ओवर द मैटर्स ऑफ द लैंड। अब हर स्टेट के अपने रेवेन्यू कोड होते हैं जो उन रेवेन्यू एरियाज के जिसमें नाम लिखे होते हैं। इस पावर को यूज करके स्टेट अपनी सिटी का नाम चेंज करते हैं। क्या प्रोसीजर होती है? सो जनरली इट हैपेंस लाइक दिस कि स्टेट लेजिस्लेचर में एक बिल लाया जाएगा टू चेंज द नेम ऑफ अ सिटी। दिस बिल हैज टू बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर। Now when this bill is passed, it will go to the Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs कुछ related agencies की opinion मांगेगी। For example, Survey of India, for example, Posts, Department of Post, right? अगर इन agencies से एक आ जाता है clearance, then Ministry of Home Affairs will issue a no objection certificate. After this, state legislature can formally proceed with this name change bill, and now state government can publish it in the Gazette that the name of this city has been changed. So this is the procedure. So they have to consult, and not just consult, they have to receive a no objection certificate from Ministry of Home Affairs. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इन इंडिया। मेंबर्स, अच्छा इसका भी कॉन्टेक्स्ट है बाय द वे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन यहां बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं है। डिप्टी स्पीकर बहुत ज्यादा न्यूज में थे, क्यों? 17th लोकसभा में पूरी दी पोजीशन द ऑफिस ऑफ डिप्टी स्पीकर वाज वेकेंट। इनफैक्ट अभी भी अपोजिशन डिमांड कर रहा है डिप्टी स्पीकर, क्योंकि ट्रेडिशनली अपोजिशन से आते हैं, तो दे आर डिमांडिंग कि डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हेल्ड किया जाए। बट टिल नाउ अगेन दिस लोकसभा हैज नॉट इलेक्टेड एनी डिप्टी स्पीकर, राइट। तो डिप्टी स्पीकर न्यूज में था, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया। एनीवेज पहला स्टेटमेंट कहता है मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मस्ट इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर विद इन 6 months ऑफ द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स। गलत इस वजह से, 6 months की वजह से, कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा व्हेन द स्पीकर इज एब्सेंट
बट नॉट व्हेन द स्पीकर इज द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज वेकेंट, ये भी गलत है। दोनों ही केसेस में डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करता है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है डिप्टी स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू स्पीकर व्हाइल द स्पीकर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी गलत है, नन। दोनों एक दूसरे को करते हैं, ठीक। अब रिलेटेड जो भी चीजें हैं जाननी चाहिए आपको, देख लेते हैं। सबसे पहला, इलेक्शन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली सेज दैट हाउस द लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा शैल इलेक्ट स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर एज सून एज पॉसिबल, दैट्स इट। एंड बिकॉज ऑफ दिस लूपहोल ओनली the 17th Lok Sabha didn't have any election for deputy speaker। अगर टाइम लिमिट होता तो डेप्यूटी स्पीकर होते, राइट, क्योंकि वहां कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, तो इस लूप होल का यूज करके कोई डेप्यूटी स्पीकर बना ही नहीं गया। एनीवेज, सेकंड स्टेटमेंट है जो आपका, डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द लोकसभा व्हेन स्पीकर इज एब्सेंट। बिजार, देखिए दोनों ही केस में चाहे स्पीकर एब्सेंट हो या वेकेंट हो स्पीकर का ऑफिस, बाय द वे वेकेंसी का मतलब परमानेंट वैकेंसी होता है, एब्सेंस इज टेम्पररी कि आज नहीं आए, वैकेंसी मींस डेथ, रेजिग्नेशन या फिर रिमूवल, राइट, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ परमानेंट वैकेंसी। दोनों ही केस में डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे, राइट। ये वैकेंसी और एब्सेंस में कंफ्यूज क्यों करने की कोशिश की गई है? बिकॉज इफ यू विल नोटिस, जब आप पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स पढ़ते हैं वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट, then anyone from the panel of chairpersons becomes the presiding officer। लेकिन अगर डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर वेकेंट हो दोनों का ऑफिस, इन दैट केस पैनल ऑफ चेयरपर्सन they do not come to the rescue, then the president has to appoint some of the members from that house and that appointed member will act like a presiding officer। तो ये जो डिफरेंस है आपको वहां जो आप पैनल ऑफ चेयरपर्सन में पढ़ते हैं उससे कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। थर्ड स्टेटमेंट, रेजिग्नेशन की बात। अगेन देखिए, ये आपको लॉजिक से पता होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं। अगर स्पीकर को देना है तो डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को देना है तो स्पीकर को। व्हाई? दिस शोज द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाउस, ऑटोनॉमी ऑफ द हाउस। अगर प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो बेसिकली दिस इज अगेंस्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द हाउस इन द इंटरनल फंक्शनिंग। तो हम चाहते हैं कि इंटरनल फंक्शनिंग के लिए ये ऑटोनॉमस रहे, इसी वजह से ये प्रोविजन रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच सेज, ये है आपका माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के। अगेन कॉन्टेक्स्ट है एएमयू का जो केस चल रहा था, राइट, तो उसकी वजह से लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी की जो प्रोविजंस हैं उसके साथ थोड़ा सा इंटरप्ले किया गया है। पहला स्टेटमेंट कहता है दैट देयर शैल बी अ स्पेशल ऑफिसर फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। गलत है, एक्चुअली ऐसा प्रोविजन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 350B। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैव अ फंडामेंटल राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस। बिल्कुल सही है, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो या रिलीजियस माइनॉरिटी, दोनों को ये राइट है, फंडामेंटल राइट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है स्टेट बाय लॉ कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये गलत है, इसका आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन। सबसे पहले सेकंड स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसकी बात कर लेते हैं। आपका डायरेक्टली जो है आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट में ये बात लिखी गई है दैट बोथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज वेल एज द रिलीजियस माइनॉरिटीज दे हैव द राइट टू स्टैब्लिश एज वेल एज एडमिनिस्टर देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक, इसी वजह से वो जो माइनॉरिटी स्टेटस का आप टैग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का कंट्रोवर्सी देखते रहते हैं, वो इसी आर्टिकल से डिराइव होती है। एनीवेज, आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि स्पेशल ऑफिसर होने चाहिए रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए। नहीं, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल ऑफिसर दिए गए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए। इनफैक्ट ये प्रोविजन ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता था। हुआ ये था 1956 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसे फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस कमीशन वाज टू गिव रिकमेंडेशन फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। इनके रिकमेंडेशन में एक बात यह थी कि स्टेट्स को जो रीऑर्गेनाइजेशन करने का क्राइटेरिया होना चाहिए, वन ऑफ द क्राइटेरिया शुड बी लैंग्वेज, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। बट साथ ही साथ इन्होंने एक और रिकमेंडेशन दी थी दैट देयर शुड बी ए स्पेशल ऑफिसर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, राइट। तो बाद में ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 350B। अब इस ऑफिस को, स्पेशल ऑफिसर ऑफिस को अभी हम कहते हैं कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज।
इसका पर्पस क्या होता है? तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए जितने भी सेफगार्ड्स है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे कि ये फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, कोई भी वायलेशन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे इसके बारे में, राइट? दैट इज द ओनली जॉब ऑफ दिस स्पेशल ऑफिसर। अच्छा, जो एक और स्टेटमेंट था आपका कि एसटी एससी का रिजर्वेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसका पूरा ही सारा देख लेते हैं रिलेटेड चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके आर्टिकल 15 में दो टाइप के रिजर्वेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, एक है एसटी एससी के लिए और दूसरा है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो दोनों को देख लेते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रिजर्वेशन एसटी एससी का भी है कंपलसरी, स्टेट कर सकता है, और ईडब्ल्यूएस का भी कर सकता है, कंपलसरी नहीं है, स्टेट बाय लॉ कैन डू सो, राइट? अच्छा, लेकिन अगर इंस्टीट्यूट एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और फंड रिसीव कर रहा है स्टेट से, तब भी इसमें भी प्रोवाइड किया जा सकता है, इसमें भी किया जा सकता है। व्हाट इफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और स्टेट से कोई एड नहीं ले रहा है, कोई फंड नहीं ले रहा, व्हाट अबाउट दैट केस? इसमें भी कर सकते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, चाहे एसटी एससी हो, ईडब्ल्यूएस हो, दोनों में सेम जा रहा है, प्राइवेट विदाउट एड भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? ना तो एसटी एससी का रिवीजन कर सकता है स्टेट, ना ही ईडब्ल्यूएस का कर सकता है, राइट? सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, ये किसी भी फॉर्म में कभी भी कंफ्यूज किया जा सकता है। चलिए, अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी सेक्शन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रेसिडेंट रूल के बारे में। क्यों पूछा गया है? प्रेसिडेंट रूल का कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूट नहीं है अभी केस, बट आपको पता है कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसको गवर्नमेंट उसको बेसिकली उसके 50 ईयर्स हुए, तो उसके लिए एक ईयर पूरा ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो नेशनल इमरजेंसी का क्वेश्चन हमने पिछली बार रखा था, इस बार हमने प्रेसिडेंट रूल का रख दिया। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही आए। तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में ये जो स्टेटमेंट है, एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम पीवाईक्यू ओनली। आई होप आपने ये सही किया हो, अगर नहीं किया है देन यू शुड सी द पीवाईक्यूज मोर केयरफुली। आई विल आल्सो शो यू कि ये क्वेश्चन आए कहां थे पीवाईक्यू में। तो पहला स्टेटमेंट कहता है स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनैक्ट एनी लॉ ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 356। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड ड्यूरिंग द इंपोजिशन ऑफ आर्टिकल 356। गलत है। प्रेसिडेंट कैन अज्यूम टू हिमसेल्फ ऑल पावर्स वेस्टेड इन और एक्सरसाइजेबल बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। गलत है। आंसर आपका इसका डी होगा। सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल के दौरान पे एग्जीक्यूटिव पे क्या इफेक्ट होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टैंड्स एबॉलिश्ड। लेजिस्लेचर पे क्या इफेक्ट होता है? लेजिस्लेटिव बॉडी या तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं या फिर उसे सस्पेंड कर सकते हैं। डिसॉल्यूशन इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज नॉट कंपल्सरी। प्रेसिडेंट कैन ईदर डिसॉल्व इट और सस्पेंड इट, राइट? तो बहुत पॉसिबिलिटी है, बट दोनों ही केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ तो पास नहीं कर पाएगा, राइट? तो लॉ मेकिंग पावर आर्टिकल 356 में किसके पास होती है? तो आर्टिकल 356 क्लियरली सेज दैट द लॉ मेकिंग पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। रिमेंबर दिस थिंग, प्रेसिडेंट नहीं, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है लॉ पास करने की। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट दिस पावर टू प्रेसिडेंट, दैट इज ओके। इनफैक्ट इस चीज पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये 2018 का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर अंडर आर्टिकल 356 देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन? इसका आंसर बी था, पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट विल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इनफैक्ट अगर आप इसका ऑप्शन ए देखें तो ये भी पीछे स्टेटमेंट था। सो एज आई सेड, ये पीवाईक्यू से काफी डिराइव्ड क्वेश्चन था। असेंबली ऑफ दैट स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड, ये गलत है, ऐसा नहीं होता। फिर थर्ड स्टेटमेंट था कि प्रेसिडेंट कैन अज्यूम ऑल द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। Article 356 clearly says President can assume all the powers of state government and the governor except for the legislature of state। क्योंकि legislature of state की पावर तो किसके पास जानी है? पार्लियामेंट के पास, राइट? एक और चीज प्रेसिडेंट अज्यूम नहीं कर सकता है खुद पे, दैट इज द पावर्स ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। ठीक, तो इस वजह से आपके 2 और 3 स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं। बाय द वे, एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, जो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल के दौरान लॉ बनाता है स्टेट लिस्ट पे, दैट लॉ रिमेन्स वैलिड इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल हैज बीन अबॉलिश्ड, राइट? वो लॉ कंटिन्यू रहेगा
स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेटर ऑन रिपील और अमेंड इट, बट लॉ वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे आपके लिए अगेन एक टास्क है, वन टेबल यू शुड ऑलवेज हैव। देयर आर सर्टेन केसेस यू नो in which the parliament can frame a law in the state list subject. For example, national emergency, for example, president rule, for example, when 2 or more states request, for example, आपका when राज्य सभा passes a resolution. But in law की validity अलग अलग केस में अलग अलग है. So this is also something where you can get confused if you directly see them during the examination. तो आपके पास टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा सेशन एंड होता है पॉलिटी का। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच।